हेलो क्लास, मैं आपका राकेश सर। हम लोग अगली वीडियो में डीसी जनरेटर का वर्गीकरण पढ़े हैं और उसमें हम लोग डीसी जनरेटर का वर्गीकरण टरबाइन के आधार पर, मैग्नेट के आधार पर, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, परमानेंट मैग्नेट, सेपरेटली एक्साइटेड कनेक्शन के आधार पर सीरीज शंट, कंपाउंड और कंपाउंड जनरेटर का वर्गीकरण किए, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। उसके बाद जो शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट है, इनमें दो वैरायटी, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। जो कम्युलेटिव है उसमें जो है वैरायटी हुई लेवल, अंडर और ओवर। इस कड़ी में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे मैग्नेट के आधार पर जो जनरेटर बने हैं, इनमें सबसे पहला जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, यानी ऐसा जनरेटर, ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें जो है अस्थायी चुंबक प्रयोग किया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा डीसी जनरेटर होते हैं वो मैग्नेट के आधार पर जो कंडीशन बनती है। तो आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो है, जो एक होता है प्राकृतिक चुंबक होता है, एक कृत्रिम चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक में भी दो वैरायटी होती है, एक अस्थाई मैग्नेट होता है और एक अस्थाई मैग्नेट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसमें अस्थाई मैग्नेट प्रयोग किया गया है तो इलेक्ट्रिक चुंबक, लेकिन अस्थाई मैग्नेट जो प्रयोग किया गया है उसके आधार पर हमारा एक जनरेटर बनता है जिसका नाम होता है अस्थाई मैग्नेट जनरेटर। इसको हम डायनमो के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मैग्नेटो जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी बनावट देखते हैं कैसी होती है। ओके, हमने आपको बताया था कि इस वर्गीकरण, जो अगली वीडियो में वर्गीकरण किया था, उसके बाद हम एक एक जनरेटर का आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है इसको हम डायनमो भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डायनामो। ये डायनमो जो होता है या मैग्नेटो जनरेटर, ठीक है। तो ये जो जनरेटर होता है, सबसे पहली बात कि इस जनरेटर में, इसमें अस्थाई चुंबक प्रयोग होता है। इसमें आर्मेचर भी होता है और फिर आपको ये दिखाए हैं कि ये लोड जो है इस वायर के माध्यम से, ये ब्रूश है, इसको हम BD के नाम से प्रदर्शित करेंगे, चाहे B के नाम से, B1, B2, ठीक है। उसके बाद ये आर्मेचर है, आर्मेचर के जो टर्मिनल होते हैं उसका नाम होता है A1, A2। और जो डीसी जनरेटर में जो फील्ड बनाने का कार्य होता है इस जनरेटर में, यानी डायनमो में, चाहे परमानेंट मैग्नेट जनरेटर में, अस्थाई चुंबक प्रयोग किया जाता है। अस्थाई चुंबक हमने आपको ये दिखाया है कि ये जो है अस्थाई चुंबक है, ये अस्थाई चुंबक प्रयोग किया गया है। इस परमानेंट मैग्नेट के बीच आप कंडक्टर रूपी आर्मेचर को व्यवस्थित किए हैं। अब ये आर्मेचर किसी टरबाइन के माध्यम से घुमाया जाएगा। आप जैसे छोटे छोटे जो मोटर गाड़ियां होती हैं, चाहे टू व्हीलर्स होते हैं, ये उसमें आप डायनमो के रूप में देखे होंगे, जो आपकी बत्ती जलती है जिसके माध्यम से, वो जो छोटा सा जनरेटर, ये तो आपका थ्योरिकल मॉडल है, लेकिन वो वास्तव में ये इस प्रकार से छोटा सा होता है और इसमें जो है व्हील टाइप का लगा होता है, जो आपके जो होता है इंजन, उसके माध्यम से जुड़ा होता है। और ये जो चलता है, इसमें से दो वायर होते हैं, ये जो है लोड की तरफ जाते हैं, ऐसे लोड की तरफ। तो ये जो छोटा सा डायनमो है, आप लोग देखेंगे डायनमो आपके टू व्हीलर में, गाड़ियों में लगा है, सेम वही चीज़ है जो अंदर की बनावट आज हम लोग समझ रहे हैं। तो इस डायनमो में आप मैग्नेटो जनरेटर में कह सकते हैं, या परमानेंट मैग्नेट जनरेटर इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है, एक अस्थाई मैग्नेट है जो फील्ड पैदा करेगा या फील्ड का काम करेगा। इस फील्ड की खासियत होगी कि इसका फील्ड स्थिर होगा, यानी जो अस्थाई चुंबक के गुण होते हैं वो इसमें विद्यमान होंगे। इसकी शक्ति को कम अधिक नहीं किया जा सकता। इसमें जो चुंबकत्व है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, फिर इसको फिर चार्ज करना पड़ता है या पूरा ये चुंबक का सेट बदलना पड़ता है। इस तरह से जो आर्मेचर है, आर्मेचर जानते हैं कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है लो रेजिस्टेंस होता है, और इस आर्मेचर में कम्यूटेटर लगे होते हैं, उसके ऊपर कार्बन बुश लगा होता है, जिसके माध्यम से आउटपुट जो है बाहर निकलता है, लोड की तरफ जाता है। यहाँ हमने लोड दिखा दिया है, और जो इसमें से उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो यहाँ से निकलता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? EG, यानी जनरेटेड EMF। क्लियर? तो जो हमारा जनरेटेड EMF है उसको
कब जनरेट होगा? जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा। अब देखिए, जैसे हमने इसको किसी घुमाने वाली युक्ति से अगर इस आर्मेचर को क्लॉकवाइज घुमाया तो घुमाएंगे तो यह चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा। ऐसे चुंबकीय बल रेखा इसे टकराएंगी। हम लोग डीसी जनरेटर का वर्किंग सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो उस तरह से इस आर्मेचर में क्या पैदा होगा? ईजी। और जब ईजी पैदा होगा तो वह ईजी किस पे डिपेंड करेगा? आप लोग पहले से जानते हैं कि इसकी गति पर डिपेंड करेगा। इसकी गति कितनी है, कितना फ्लक्स को जल्दी से काटता है, d∅/dt फ्लक्स में परिवर्तन कंडक्टर के माध्यम से कैसे होता है। तो उस हिसाब से जब ये जनरेटर घूमेगा, यानी आर्मेचर उसका पार्ट एक है घूमेगा, तो वो उसमें जो है ईजी पैदा होगी। वह ईजी इस कनेक्शन के माध्यम से कार्बन बुश से होते हुए लोड तक पहुंचेगी। वहाँ पे लोड में जो वोल्टेज चेक करेंगे, नापेंगे, मेजर करेंगे, उसको VT यानी टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानेंगे। ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, इस पर आप जो है सीधे लोड अप्लाई करेंगे। ये लोड के रूप में क्या क्या हो सकता है? लोड के रूप में आपका बैटरी चार्जर हो सकता है। बैटरी जो होती है चार्ज करने के लिए लगा सकते हैं। लाइट लगा सकते हैं आप जो जलाने के लिए। मेगर में भी इस जनरेटर का प्रयोग होता है, ध्यान से देखिएगा, मेगर में। तो उस यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो डायनमो है उसका प्रयोग आपने देखा। अब इसका जो ईजी पैदा होता है वो कहाँ पैदा होता है? आर्मेचर में। और ईजी पैदा होकर कहाँ जाता है? टर्मिनल पर। तो ईजी बढ़ा या टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा तो आप कहेंगे कि जो ईजी जो पैदा हुआ है इसका मान सबसे अधिक होगा। ठीक है। इसके बाद ईजी का भी जो इकाई भी होगा, वोल्ट होगा। लेकिन सपोज दैट अगर यहाँ पे 200 वोल्ट पैदा होता है तो वह 200 वोल्ट VT यानी टर्मिनल वोल्टेज तक पहुँचते पहुँचते उसका मान कम हो जाता है, यानी 1-2 वोल्ट 4 वोल्ट कम हो जाएगा। कहाँ कम होगा? जैसे अगर यहाँ पे जो ईजी होगा वो 200 वोल्ट पैदा हुआ, तो वहाँ से जब ये निकलेगा कार्बन ब्रूस के माध्यम से तो ये ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी ब्रूस पर जाने पर जैसे ब्रूस घर्षण करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, उस घर्षण से आर्क पैदा हो जाती है, तो उसके द्वारा 1-2 वोल्ट 4 वोल्ट जो है नुकसान होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि हर ब्रूस का अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे 2 वोल्ट करीब ब्रूस ड्रॉप वोल्टेज मान लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 वोल्ट कम हो गया। फिर इस वायर सर्किट में कुछ अंश वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि 198 वोल्ट, जो 198 वोल्ट आपको जो है क्या मिला? VT। तो 2 वोल्ट कहाँ हुआ? ड्रॉप हुआ, तो वो जो है कार्बन ब्रूस पर सर्किट में जो है नष्ट हो गया। तो इस तरह से हमेशा ईजी का मान अधिक होता है और टर्मिनल वोल्टेज यानी VT का मान कम होता है। क्लियर? और अब इस जनरेटर को जब हम प्रयोग लेते हैं तो कोई पूछेगा कि आपसे कि ये जो ईजी पैदा होती है कैसे पैदा होगी? तो आप कहेंगे जो ईजी का फार्मूला होगा, ईजी अर्थात जनरेटेड EMF। ठीक है। तो एक तो आपका फार्मूला है कि जो आप लोग समीकरण पढ़े हैं, φZNP/16A। ठीक है। ये आपका बराबर V। ठीक है। तो V यानी ईजी का इकाई वोल्टेज, इतना वोल्ट बनाएगा। लेकिन आपको फ्लक्स का मान, इसमें कंडक्टरों की संख्या, गति, पोल्स की संख्या और ये आर्मेचर पथों की संख्या मालूम हो तो इस समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी विधि में अगर आपको ईजी देखना है तो आप प्रेजेंट में जो कंडीशन है, जैसे जो ईजी है कितना EMF पैदा कर रहा है, तो ईजी बराबर, अब आर्मेचर का वोल्टेज IA × R। ठीक है। I × R बराबर भी होता है ना। तो इसको देखेंगे तो ईजी बराबर IA × RA। ठीक है। प्लस, ठीक है, प्लस VT यानी टर्मिनल वोल्टेज को, आर्मेचर वोल्टेज आपको देखेंगे और टर्मिनल वोल्टेज आपको देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो, और उसके बाद जो आपका BD है, ब्रूस वोल्टेज आप वैसे फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे देख लेंगे प्लस BD ब्रूस वोल्टेज आप। इस तरह से आप प्रेजेंट में आर्मेचर का रेजिस्टेंस मालूम हो, आर्मेचर से चलने वाली धारा मालूम हो, इसके बाद टर्मिनल वोल्टेज का मान मालूम हो, BD मालूम हो, तो आप जो है ईजी यानी उत्पन्न EMF का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके। तो ये रहा आपका डायनमो या मैग्नेटो मोटो जनरेटर, जो जिसमें अस्थायी चुंबक प्रयोग होता है और इसका प्रयोग 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स गाड़ियों में लाइट जलाने के लिए, कम विद्युत भार बल पैदा करने के लिए,
प्रयोग किया जाता है। इससे जो उत्पन्न ईएमएफ होता है इसका मान कम और अधिक करना मुश्किल होता है। इस जनरेटर की खासियत यह होती है कि यह स्थिर विद्युत भाग पैदा करता है। बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रयोग करने से या न प्रयोग करने से, स्थिर रखे होने से इसका चुंबकत्व समाप्त होने का भय होता है, तो फिर इसको जो है चार्ज करना पड़ता है या इसका जो अस्थायी मैग्नेट है बदलना पड़ता है। इस जनरेटर को आप जो है बहुत जो है सीमित संसाधन में हाथ से चलाने वाले भी जनरेटरों के रूप में इसका जो है प्रयोग किया गया है। तो ये रहा आपका डायनमो। अब अगला जनरेटर जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इससे हट के अंतर क्या होगा, ये जो फील्ड इसमें परमानेंट चुंबक प्रयोग किया गया है वो फील्ड अब हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फील्ड, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड। तो सीरीज फील्ड, शंट फील्ड वो कौन सा मैग्नेट बनेगा? इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट की कंडीशन के आधार पर ये जनरेटर दो प्रकार के, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। एक्साइटेशन का मतलब देखेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक चुंबक बनाने जानते हैं, ये अगर कोई जो है मैग्नेट कास्ट आयरन है, कास्ट स्टील मटेरियल है और इसके ऊपर हम बाइंडिंग वायर, जो आप बाइंडिंग वायर पंखों की बाइंडिंग इसमें हो रही है, वो वायर अगर इसमें जो है इसमें टर्न करते हैं तो ये अगर डीसी सप्लाई देंगे, कौन सप्लाई? डीसी, तो ये एक्साइट हो जाएगा यानी उत्तेजित होगा और इसके दो पोल बनेंगे, एन और यस। ठीक है, तो ये जब उत्तेजित होगा तो ये कौन सा मैग्नेट कहलाएगा? इलेक्ट्रिक मैग्नेट। अब इसको बनाने के लिए सप्लाई चाहिए, तो वो सप्लाई हमेशा ध्यान देंगे कि डीसी एक्साइटेशन होगी। कौन सी होगी? डीसी सप्लाई होगी। ठीक है, तो इसमें जो फील्ड को एक्साइट करने के लिए जो करंट प्रयोग की जाती है वो डीसी एक्साइटेशन करंट होती है। क्लियर? तो ये डीसी एक्साइटेशन करंट फील्ड को यानी मैग्नेट बनाने के लिए जो देते हैं वो फील्ड कहला रहा है। तो उस फील्ड को दो प्रकार के जनरेटर बनाए गए, यानी एक्साइटेशन के आधार पर जनरेटर दो प्रकार के। तो चुंबक के आधार पर तो हमने तीन प्रकार देखा, परमानेंट चुंबक, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चुंबक। इलेक्ट्रिक चुंबक दो प्रकार के, स्व उत्तेजित यानी स्वयं से उत्तेजित होना और पृथक उत्तेजित। तो आपको सबसे पहले पृथक उत्तेजित देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फील्ड बनाते हैं इस फील्ड को हम किसी बाह्य माध्यम के द्वारा सप्लाई देते हैं। क्लियर? अब ये आपका मैग्नेट यानी ये फील्ड होगी, अगर इसका नाम रखें फील्ड, तो इसका हम आपको सिंबल बता चुके हैं कि जो फील्ड होगी उसका जो टर्मिनल होंगे पृथक एक्साइटेड में F1 और F2 कहलाएंगे PIS के अनुसार। तो F1 F2 इसके बीच में आपने आर्मेचर बनाया, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर के टर्मिनल A1 और A2। क्लियर? इसके बाद आर्मेचर से आप जो है बाहर आउटपुट लेंगे, ये आपका मेन स्विच। ठीक है, इसके बाद जो सप्लाई आउटपुट निकलेगी वह जो कहाँ जाएगी? लोड पर, जहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा? VT, टर्मिनल वोल्टेज, ऐसे। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया। तो ये आपका कौन सा जनरेटर कहलाएगा? ये जो फील्ड है इसको बाह्य सप्लाई यानी बाहरी सप्लाई से उत्तेजित किए हैं, ये सप्लाई क्या है? DC है, तो कहेंगे पृथक उत्तेजित जनरेटर। कौन सा जनरेटर? पृथक उत्तेजित जनित्र, हिंदी में इसको जनित्र बोलते हैं, जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर में आपको एक चीज बता दें कि पृथक उत्तेजित जनरेटर जो होता है इसका जो एक्साइटेशन होता है बाह्य माध्यम से होता है। ये जो जनरेटर है अगर इसमें फील्ड में रियोस्टेट का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे फील्ड के एक्साइटेशन को कम अधिक कर सकते हैं। तो फील्ड का एक्साइटेशन कम करेंगे तो Eg बराबर जो फार्मूला है φZNP/16 है, तो ये आपका फ्लक्स का मान बढ़ेगा और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो Eg का भी मान, जनरेटेड EMF का भी मान बढ़ेगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से, या आप गति बढ़ाएंगे तब भी EMF का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से इस पृथक एक्साइटेड जनरेटर यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, और इस जनरेटर को हम जब प्रयोग में लेते हैं तो ये ज़्यादातर व्यापारिक स्तर पर अब ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस जनरेटर में जब हम इसका यूज कर रहे हैं तो जो Eg पैदा होगा, यानी आर्मेचर को घुमाएंगे तो ये फ्लक्स को कट करेगा, और फ्लक्स कट करेगा तो इसमें क्या पैदा होगा? Eg।
क्या पैदा होगा, जनरेटर में। तो जनरेटर में जो ईजी पैदा होगा तो सबसे पहले वहाँ पे आर्मेचर स्वयं वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो किसके हिसाब से करेगा, IA इंटू RA, ठीक है, बराबर V। ये भी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हुआ। फिर कहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, आपको बताया कार्बन बूस्ट पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो कार्बन बूस्ट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद सर्किट में भी वोल्टेज को ड्रॉप, तो उसको नहीं लेते हैं। तो इस तरह से इसका जो ईजी बनेगा, ईजी इस फार्मूले के अलावा क्या बनेगा, ईजी बराबर IA इंटू RA, क्लियर। इसके बाद प्लस VT, इसके बाद प्लस BD, ठीक है। ये इसका जो है जनरेटेड EMF हुआ, क्लियर। तो यह जो है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, और इसमें इस प्रकार की जनरेटर में रेजिड्यूल मैग्नेट यानी अवशिष्ट चुंबक का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में रेजिड्यूल मैग्नेट का होना आवश्यक नहीं है। ये जनरेटर आप जब चलाएंगे तो रेजिड्यूल मैग्नेट आप जानते हैं कि जब किसी मैग्नेट को हम चार्ज करते हैं और चार्ज करने वाली सप्लाई को जब हटा देते हैं, डीसी सप्लाई को, तो उसमें कुछ चुंबकत्व तो अवशेष रह जाता है, उसको रेजिड्यूल मैग्नेट कहते हैं या अवशिष्ट चुंबक कहते हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर होते हैं उसमें रेजिड्यूल मैग्नेट या अवशिष्ट चुंबक का होना आवश्यक नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और इस जनरेटर का हम लोग वक्र देखते हैं थोड़ा सा, कि ये जो जनरेटर होता है ये जो वोल्टेज पैदा करता है, आपको जो स्टार्ट करेंगे त्यो वोल्टेज बनाना शुरू कर देगा। फील्ड चार्ज हुई और वोल्टेज, इसमें शून्य से ही वोल्टेज दिखाया जाता है, ठीक है। ये V और ये I, जैसे जैसे आपका जो है गति चलेगी, यानी N देंगे, गति देंगे, प्रोवाइड कराएंगे इसको, तो यह जो है गति के अनुसार जो है वोल्टेज बनाएगा। तो इसमें हमेशा जो VT होगा और EG होगा, ठीक है। हम इसमें जो होगा VT का मान EG से क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है। और इसका जो वक्र होगा ये एकदम शून्य से ही स्टार्ट किया जाता है। वोल्टेज अब जैसा एक्साइटेशन है उसके हिसाब से यह स्थिर वोल्टेज देगा, ठीक है। अगर एक्साइटेशन करंट को कम और अधिक करेंगे तो वोल्टेज जो है कम और अधिक होगा, गति को कम और अधिक करेंगे तो इसका वोल्टेज भी कम और अधिक होगा। तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम तुरंत वीडियो लेके हाजिर होते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताना है कि आप ये सिंबल्स जो बता रहे हैं, कनेक्शन डायग्राम बता रहे हैं, एक रफ पे लेके जो है आप जो है इसको बनाएंगे। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो है जो प्रयोग किए जाते हैं यहाँ वहाँ पे जहाँ पे व्यापारिक स्तर पे उत्पादन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज शंट कंपाउंड, ठीक है। तो सीरीज शंट कंपाउंड जिनका जो वीडियो है वर्किंग सिस्टम का लेके आपको तुरंत कनेक्शन के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।